Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. This video is the ultimate guide for Mains 2025 and 2026. मैं जनरली ये बात नहीं बोलता बट इस बार ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो बट इसमें हम मेंस के बारे में सब कुछ समझेंगे. व्हाट टू स्टडी, हाउ टू राइट आंसर्स, एक दो टॉपर कॉपीज़ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एंड आई ऑल्सो गिव यू अ प्लान फॉर मेंस 2025 एंड 2026. अगर आप इस जर्नी में रहना चाहते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर और प्रिपेयरिंग फॉर मेंस दिस ईयर, दिस इज़ द अल्टीमेट वीडियो फॉर यू. प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, तभी आपको एक मेंस का पूरा आइडिया होगा. अगर आप आधी बीच में देख के छोड़ दोगे द मैसेज विल नॉट बी क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं. पहले, मेंस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ दिस 3 स्टेप प्रोसेस. मेंस सबसे डिफिकल्ट स्टेप है. क्यों? बिकॉज एवरी मार्क मैटर्स. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एनालिसिस दिखाता हूँ. देर आर 7 पेपर्स इन द मेंस जहाँ पे स्कोरिंग होती है. जीएस के 4, एक एसए और 2 ऑप्शनल के पेपर्स. अब मान लेते हैं कि अगर सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस आप हर पेपर में बना पाते तो क्या होता. ये 2024 की कट ऑफ है यूपीएससी की. मेंस की जो कट ऑफ थी वो 729 मार्क्स थी. अगर आपने 2 नंबर हर पेपर में बढ़ा दिए इस कट ऑफ के ऊपर तो आपके मार्क्स आएंगे 743, विच आर द एग्जैक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड एट दिस ऑल इंडिया रैंक. आपने 2 मार्क्स और बढ़ा दिए हर पेपर में तो 14 मार्क्स और हो गए. यू विल गेट 757 मार्क्स. दिस इज द रैंक. 2 मार्क्स और बढ़ा दिए 771. दिस इज द रैंक. ऑफ कोर्स इंटरव्यू ऑल्सो मैटर्स. इंटरव्यू से भी मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, इंटरव्यू भी काउंट होगा. दैट्स ऑब्वियस इन दिस डिस्कशन. बट एवरी सिंगल मार्क मैटर्स. हर 2 नंबर बढ़ाने पे आप देखो रैंक कितनी जंप हो रही है. तो आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, ऑल ऑफ इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द मेंस. इंटरव्यू में मार्क्स प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट मेंस में मार्क्स लाना पॉसिबल है. Right, and that is why it is the most difficult and the most important stage of this 3-step process. अब मेंस की स्ट्रैटेजी इतनी है जो इस स्लाइड पे लिखी है. इट इज़ ओनली दीज 3 words: कंटेंट, PYQ स्ट्रक्चरिंग एंड लर्निंग आंसर राइटिंग एंड फाइनली टेस्ट सीरीज. बट मैं इन तीनों चीज़ों को आपको डिटेल में बताता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल हाउ दीज 3 थिंग्स आर डन, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि क्या मेंस का कंटेंट होता है, PYQ स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है, क्या वो काम आती है या नहीं, और टेस्ट सीरीज को कैसे यूज़ करना होता है. एंड आई ऑल्सो शो यू टॉपर कॉपीज हेयर. ठीक है, पहले कंटेंट की बात करते हैं. उससे पहले आई विल शो यू दीज 2 क्वेश्चंस. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. Explain the statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. अब ये 15 मार्कर क्वेश्चन है. इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन. इसका मतलब इसको हमें लिखना है 11 मिनट्स में और हमें मिलेंगे 3 पेजेस. अगर हमें 3 पेजेस मिलेंगे तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूं कि यार ये आंसर है इसका वर्ड बाय वर्ड, राइट, तो भी आपको ये 3 पेजेस भरने में अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिनट्स लग जाएंगे. तो आपके पास 1.5 मिनट्स है सिर्फ सोचने के लिए और उसमें आपका पूरा आंसर स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए. इकोनॉमी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ चुके हैं. अब आप सोचो कि क्या मीन्स में आप ये आंसर लिख सकते हो. एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ. आई जस्ट रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दिस स्लाइड. डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी. हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इन टू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन्स एम्पावरमेंट. अगेन 15 मार्कर क्वेश्चन, 11 मिनट्स टू राइट, 3 पेजेस टू फिल. 1.5 मिनट्स में हमें इसको सोचना है और 10 मिनट्स हमें लिखने में लग जाएंगे, तभी हमारी बात बनेगी. दिस इज द डिफिकल्टी इन मीन्स. द कॉन्टेंट इज डिफिकल्ट और कंटेंट आपको एक हाई लेवल का आना चाहिए. जब अभी मैं आपको टॉपर कॉपीज दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि लोगों को हाई लेवल कंटेंट आता है और तभी उनके मार्क्स आ रहे हैं. आगे देखते हैं. अब ये देखो, ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी. इट इज एज मच अबाउट मल्टीफेरियस इंट्रैक्शंस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. यहाँ तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल. अब ये वो चीज़ है जो शायद कोई नहीं पढ़ता ई गवर्नेंस के बारे में, बट अगर आप सिलेबस देखो तो ई गवर्नेंस में मॉडल्स मेंशन्ड है, राइट. सो वी हैव टू रीड दिस. इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी आई होप आप सोचोगे. वीडियो बस देखना मत ऐसे में कि लेट के बस देख रहे हो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. मेंस में कॉन्टेंट मैटर्स. कॉन्टेंट अलग होता है मेंस का और सब स्टैंडर्ड कॉन्टेंट पढ़ के मेंस नहीं निकलता. टॉपर कॉपीज दिखाऊंगा तो ये चीज़ और एविडेंट हो जाएगी. तो सबसे पहले मेंस का फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग गुड कंटेंट फॉर एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो अब कैसे बनेगा ये कंटेंट? हमें पूरा सिलेबस देखना है सबसे पहले. तो मेंस का सिलेबस की अच्छी बात यह है कि वो डिटेल्ड है. वी हैव टू लुक एट द एंटायर सिलेबस. अब सिलेबस में एक टॉपिक आया ई गवर्नेंस. क्या क्या लिखा है यहाँ पर? एप्लीकेशंस, मॉडल्स,
सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल। तो अब ई ई गवर्नेंस पे अपने नोट्स बनाने हैं। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि किसी एक टॉपिक पे नोट्स कैसे बनते हैं। जैसे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक है जो हमारे सिक्योरिटी के GS3 के सिलेबस में आता है। सिलेबस में क्या लिखा है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, बस इतना लिखा है। पहले खुद सोचो कि यार मेंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। आप सोचोगे तो हमें यही चीज़ें समझ आती हैं कि यार अच्छा कॉजेस पूछ लेगा, इम्पैक्ट पूछ लेगा, पॉलिसीज पूछ लेगा, मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पूछ लेगा। बट क्या ये कंटेंट इनफ है? इज दिस इनफ? क्या यही यहाँ पे कंटेंट हमारा खत्म हो गया अगर मुझे इसके बारे में 2-3 पॉइंट पता है तो? नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है सिलेबस के पॉइंट्स देख के खुद सोचना कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग में कॉजेज, इम्पैक्ट, पॉलिसीज, मेथड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फाइल है जो मेरी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। वेबसाइट पे राइट स्मार्ट का एक सेक्शन होगा, वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं। अब आप ये PYQs पढ़ो। मनी लॉन्ड्रिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेंटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस for India and steps required to be taken. India's proximity to two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concerns. Examine the linkages between drug trafficking, illicit activities like gun running, money laundering and human trafficking. What countermeasures can be taken? Then third question जो है 2021 में money laundering पे, emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering at both national and international levels. तो इंटरनेशनल मेजर्स भी आने चाहिए। तो मुझे क्या समझ आया कि ये तो है ही कि कॉजेज, इम्पैक्ट, पॉलिसीज, मेथड्स तो मुझे पढ़ना ही है। फिर मुझे समझ आया कि यार इकोनॉमिक सॉवरेंटी, लिंकेजेस टू ऑर्गेनाइज क्राइम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये सब भी मनी लॉन्ड्रिंग में मेरे नोट्स में होना चाहिए। नाउ थर्ड स्टेप, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉमनली इन न्यूज़ इन करंट अफेयर्स। जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे इस बार क्वेश्चन भी आया, PMLA न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी ये काफ़ी आप न्यूज़ में देखते हो कि PMLA में ED में किसी ने किसको अरेस्ट किया है, प्रॉपर्टी को सीज़ किया है, एक्सेट्रा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू हुआ है इंडिया का रिसेंटली। तो अब मुझे समझ आया कि इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब मेरी डायमेंशंस क्लियर हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग जब मैंने पढ़ना है, ये एक टॉपिक है मीन्स का बस एक, उसमें मुझे कॉजेज, इम्पैक्ट, पॉलिसीज, मेथड्स पे नोट्स चाहिए, इकोनॉमिक सॉवरेंटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल एजेंसीज पे नोट चाहिए, करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें आती हैं उस पर मुझे नोट्स चाहिए। तब जाके मेरे एक बार नोट्स बनेंगे एक टॉपिक के। और ऐसे बहुत सारे क्लोज टू 80 टॉपिक्स हैं जो मेंस में हमें बनाने होते हैं जिन पे नोट्स। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब मैं आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ। ये कंटेंट भी मेरी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। ये आपका काम यहाँ पर आसान है, यू कैन रीड दिस कंटेंट ब्लाइंडली, क्योंकि इस कंटेंट में कवर्ड है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये पढ़ लिया तो हो जाएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं। बट येस, इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि इस कंटेंट में हम देखते हैं कि फैक्ट शीट दी हुई है जिससे हम कोई इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब ये सारा याद नहीं करना है, राइट। व्हाट, वाई एंड हाउ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमने डालना है कंटेंट में, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमें डालना है, टेक्निक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डालना है, हवाला के बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि हवाला न्यूज़ में रहता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मनी लॉन्ड्रिंग न्यूज़ में क्योंकि FATF की रिपोर्ट आई है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, और ये इम्पैक्ट में बहुत काम आएगा। याद है क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को अगर आप लिंक करोगे तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग आती है। फिर क्रिप्टो करेंसी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा था मनी लॉन्ड्रिंग में, तो क्रिप्टो करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ स्केलर मिक्सर टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। देन इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की हमारी PMLA और जो क्राइम रिडक्शन की फिलॉसफी है, FATF रिकमेंडेशंस आई, PMLA आया, तो उसकी टाइमलाइन क्या थी और हमारी अप्रोच क्या है। फिर इंडियन इनिशिएटिव्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। फिर अगर हम देखें PMLA, ये एक प्रॉपर थीम है क्योंकि न्यूज़ में रहता है बहुत बार। तो PMLA में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या हुआ। फिर ये वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट थी। इसमें बोला था कि PMLA में बेल नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। इफ यू गिव अ स्टेटमेंट टू द ED while arrested under PMLA, that statement is admissible in court. लॉ में नहीं होता है जनरली, पुलिस ऑफिसर्स के साथ नहीं होता, बट ED में होता है क्योंकि ED में IRS ऑफिसर्स होते हैं एंड दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। दिस इज द लॉजिक द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड। तो GS2 में भी इसको हम लिंक कर सकते हैं और वहां पर भी ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ट्विन बेल टेस्ट के बहुत मुश्किल से आपको बेल मिलती है जब दे आर सेटिस्फाइड दैट यू आर नॉट गिल्टी। ये आपको प्राइमा फेसी सेटिस्फाई करना होता है तब आपको बेल मिलती है, राइट। देन इश्यूज इन PMLA, वे फॉरवर्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग।
अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हमें चाहिए क्योंकि ये भी वो पूछ चुके हैं, तो कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये सारे याद नहीं करने हैं, वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर कंटेंट, बट ऐसा कंटेंट होगा तब तो हमें इसका 50-60% याद रहेगा और हम पेपर में जाके डिलीवर कराएंगे। ये एक टॉपिक के नोट्स हैं, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के नोट्स हैं। ऐसे जितने टॉपिक सिलेबस में गिवन है, जैसे अगर मैं वापस यहाँ सिलेबस में जाऊँ तो यहाँ पर रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब ये एक सिमिलरली ऐसा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आया था 2024 में, राइट। तो अब इस चीज़ पे भी ऐसे ही नोट्स बनेंगे। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये एक और टॉपिक है, इस पे ऐसे ही नोट्स बनेंगे। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो अब इस पे ऐसे ही नोट्स बनेंगे। ये एक एक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके तब जाके हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप इन मेंस प्रिपरेशन कि हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ ये कंटेंट कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट काम है PYQ स्ट्रक्चरिंग। जब हमें कंटेंट आ जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पहले आप सारा कुछ पढ़ लोगे फिर आप PYQ स्ट्रक्चरिंग करोगे, साथ साथ होता है, बट दीज 3 स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड। अब PYQ स्ट्रक्चरिंग, एंड बेसिकली थ्रू द स्ट्रक्चरिंग वी लर्न हाउ टू राइट एन आंसर। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसका कंटेंट आपको आता है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन देखो, ये मीन्स 2022 का क्वेश्चन है। वाई वॉज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजंस। अब इसका तो कंटेंट आपने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम में ये बातें दी हुई हैं। अब मैं आपको अगेन कहूँगा वीडियो को प्लीज़ 1 मिनट के लिए पॉज करना, क्योंकि देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पास लिखने के लिए कितना टाइम है, 7 मिनट्स। 7 मिनट्स का टाइम है, तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूं तो भी 6 मिनट्स तो लग जाएंगे 2 पेज भरने में। वी हैव टू राइट 2 पेजेस। तो सोचने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए कितना टाइम बचा, जस्ट 1 मिनट इज अवेलेबल टू थिंक एंड स्ट्रक्चर। और ये तो वो कंटेंट है जो आपने फिर भी पढ़ा हुआ है। तो अब आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ट्राई करो कि आप कैसे इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करते। आई होप आप में से कई लोगों ने तो ये काम किया होगा, ऑल्दो मोस्ट लोग नहीं करेंगे, आई नो, मोस्ट लोग बस ऐसे आराम से वीडियो देखते हैं। बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रेप, डू दिस। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ट्राई करो कि इसमें आप क्या लिखते। नहीं सोचा गया कोई बात नहीं, नहीं लिखा गया कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। नाउ अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। फेमाइन क्यों आती है, दिस इज हाउ यू डू स्ट्रक्चरिंग। फेमाइन आने का मतलब है कि यार या तो खाना बनेगा कम, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है खाने की। अच्छा, अगर खाना बना कम और प्रोडक्शन कम हो रही है तो सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर खाना कम बन गया तो फेमाइन आ जाएगी। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी मान लो खाना भी कम बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी नहीं हो रही, बट अगर गवर्नेंस अच्छी है कंट्री की, यू नो पीपल आर बीइंग द प्राइमरी फोकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी फेमाइन को अवॉइड किया जा सकता है। तो थर्ड चीज़ है यहाँ पे गवर्नेंस। अब अगर मैं इसको ऐसे सोचूं तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकता हूँ। कैसे कि यार प्रोडक्शन की वजह से फेमाइन्स कॉलोनियल इंडिया में क्यों बढ़ी, उन्होंने कैश क्रॉप से फोकस किया, सब इन्फ्यूडेशन हुई तो प्रोडक्शन कम हुई, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, देयर वाज ऑपरेशन ऑफ फार्मर्स। ये सारी चीज़ें आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ी हैं, तो ये 4 पॉइंट हो गए प्रोडक्शन के लिए। फिर सोचो डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रिटिश ने क्या किया, देयर वाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। आपको याद है एग्रीकल्चर वॉज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट बिकेम कमर्शियलाइज्ड एंड कमोडिफाइड। रेलवेज जो बनाए तो सही, बट फूड डेफिसिट रीजन्स को बाईपास कर दिया, सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेलवेज बनाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी फेमाइन्स आई। एंड लास्टली गवर्नेंस, ब्रिटिश की रेसिस्ट पॉलिसीज, जैसे कि हमने बंगाल फेमाइन ऑफ 1940s में देखा, उनका फोकस ऑन एग्रीकल्चर वो सिंपली रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, लैविश स्पेंडिंग कर रहे थे वो जब फेमाइन आ रही थी, जैसे कि दिल्ली दरबार हुआ। अब ये रीजंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, कंटेंट आपको आता हो तो भी इसको स्ट्रक्चर करना मुश्किल है, राइट। वंस यू हैव डन दिस देन यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर इन 7 मिनट्स इन 2 पेजेस। अब आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चरिंग होती है, इतने पॉइंट्स कौन लिखता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ तो कुछ ऐसे 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब 10 पॉइंट क्यों लिखे हम 10 नंबर के क्वेश्चन में, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करता हूँ। लेट मी शो यू सम टॉपर कॉपीज। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, 3 कॉपीज देखेंगे। एक हम देखेंगे AIR 38 अभिषेक शर्मा की कॉपी, एक AIR 32 उत्कर्ष यादव की कॉपी और AIR 41 डॉक्टर सचिन की कॉपी, राइट। ये तीनों कॉपीज हम देखेंगे और इन तीनों कॉपीज से हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक GS1 का, GS2 का, GS3 का, और देखते हैं उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो पहले अभिषेक शर्मा की कॉपी देखते हैं। अब ये मैं पॉज कर रहा हूँ, ये कॉपी फोरम IAS की है, प्लीज़ इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मत करना। इट इज़ जस्ट टू शो, मैं आपको पूरा क्रेडिट दे रहा हूँ, कुछ आपके अगेंस्ट नहीं कह रहा। दिस इज जस्ट टू शो कि एक आंसर कैसे लिखते हैं जो टॉपर्स होते हैं, राइट। तो सबने देख लिया, फोरम IAS की कॉपी है,
राइट, होप देयर इज नो कॉपीराइट इशू। अब आगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ ऑफ इंडिया। तो क्या किया, इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं मोस्ट लोग, अभी के लिए हम इंट्रो को भूल जाते हैं, हम बॉडी देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ ऑफ इंडिया। अब क्या था क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं। तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखे, इन्होंने एक स्ट्रक्चरिंग का टेम्पलेट यूज किया कि पॉजिटिव में स्ट्रेंथ्स यूज करनी है और अपॉर्चुनिटीज यूज करनी है, और जब हम नेगेटिव्स की बात करेंगे तो वीकनेसेस लिखनी है और थ्रेट्स लिखने हैं। और फिर उन्होंने कंक्लूड भी एक कोड के साथ किया, राइट। और यही चीज़ हम स्ट्रक्चरिंग में सीखते हैं जब हम बात करते हैं कि अब ये क्वेश्चन PYQ है, ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यही बात करते हैं कि यार पॉजिटिव्स आए तो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, नेगेटिव आए तो वीकनेस एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था ऑन, ये जो PYQ है ये है एजेड पॉपुलेशन पे, उन्होंने प्रैक्टिस किया यूथ पे, तो उनको ये अप्रोच आ गई। और GS1 में इस साल क्या क्वेश्चन आया, ग्लोबलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू विमेन एंड स्पेशली अनमैरिड विमेन, इन पे क्वेश्चन आया। ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन को लिंक करके आया 2024 मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पर अभी ये एग्जांपल देखा, GS1 की कॉपी देखी, GS2 का एग्जांपल देखते हैं, AR32 उत्कर्ष यादव की एक बार कॉपी देखते हैं, राइट। लेट्स लुक एट दिस कॉपी। अब ये क्वेश्चन है अगेन नेक्स्ट IAS की कॉपी है, प्लीज डोंट डू एनी कॉपीराइट थिंग, मैं बस बताने के लिए दे रहा हूँ, फुल क्रेडिट टू यू, उन्होंने आपके यहाँ पे टेस्ट लिखा है, ठीक है। अब RTI इज हेल्ड फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट on the quest for transparency and accountability in Indian governance. However, multifaceted challenges and systemic limitations impede its effective implementation. Discuss. Also suggest measures. तो पहले इन्होंने क्या किया, RTI is the master key to unlock good governance. Second ARC का कोट यूज किया, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लिखा था क्वेश्चन में तो उसको दिखाया, फिर उन्होंने लिखा है कि चैलेंजेस क्या हैं। अब देखते हैं कितने पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। चैलेंजेस में इन्होंने पहले लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को कोट किया जाता है, फिर उन्होंने लिखा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन की ओवरबर्डनिंग है, RTI की 2019 अमेंडमेंट है, इससे इंडिपेंडेंस कम हुई है, वॉलंटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स नहीं होते, सब सेफ्टी ऑफ RTI एक्टिविस्ट की प्रॉब्लम है, PIOs नहीं है, और जो पिटिशंस हैं वो प्राइवेट इंटरेस्ट में हो रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहे, और अवेयरनेस नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये 8.10 में तो कोई पैटर्न ही नहीं है, नहीं, इसमें एक पैटर्न है। जब RTI के चैलेंजेस ये लिख रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है, कुछ डिमांड साइड चैलेंजेस लिखे हैं, कुछ सप्लाई साइड चैलेंजेस लिखे हैं जैसे कि PIOs वाला पॉइंट, और कुछ बीच के एडजुडिकेटरी चैलेंजेस लिखे हैं जैसे कि CIC का रोल, SIC का रोल वहाँ पे वैकेंसीज या उनकी इंडिपेंडेंस। देखते हैं स्ट्रक्चरिंग को, RTI की स्ट्रक्चरिंग ऐसे करेंगे, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, एडजुडिकेटरी साइड। तो अब अगर हमें देखना है कि चैलेंजेस क्या हैं तो PIOs का चैलेंज है, एडजुडिकेटरी साइड पे क्या चैलेंजेस हैं कि इनएडिक्वेट स्टाफ है, CIC और SIC में प्रॉब्लम है, फिर डिमांड साइड पे क्या चैलेंजेस है, अवेयरनेस कम है, पुअर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, फिर एक्ट में खुद से इश्यूज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाली बात इन्होंने वहाँ पे लिखी थी, राइट। और फिर जब ये वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो भी अभी मैं आपको इनकी कॉपी दिखाऊंगा, इसी ऑर्डर में ये स्ट्रक्चरिंग दिमाग में हुई है कि यार सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, डिमांड साइड प्रॉब्लम्स, एडजुडिकेटरी प्रॉब्लम्स, तो उसी बेसिस पे ही हैज़ रिटन द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। तो अब जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो अगेन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, क्या है ये, एडजुडिकेटरी साइड, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, एडजुडिकेटरी साइड, स्टाफ सपोर्ट टू इंफॉर्मेशन कमीशंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स अंडर सेक्शन 8, एक्ट के इश्यूज बताए, एक्ट का वो बताया, सेकंड ARC को कोट किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाली बात लिखी। अब देखो डिमांड साइड, सिटीजन अवेयरनेस कि डिमांड साइड पे भी बेटर करो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, डिमांड साइड। तो इन्होंने क्या बोला कि RTI का जब क्वेश्चन आए तो डिमांड साइड इश्यूज बताओ, सप्लाई साइड इश्यूज बताओ और एडजुडिकेटरी इश्यूज बताओ, और वे फॉरवर्ड भी इसी फॉर्मेट में लिखो, वे फॉरवर्ड भी ऐसे ही लिखो कि सप्लाई साइड, एडजुडिकेटरी साइड, डिमांड साइड, राइट। अब देखते हैं डॉक्टर सचिन की कॉपी, और क्यों मैं आपको यही 3 कॉपीज दिखा रहा हूँ, बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम हैव बीन माई स्टूडेंट्स एंड यू कैन सी देयर वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल। अब AR41 की कॉपी देखते हैं डॉक्टर सचिन की, GS3 का एक क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा GS3 के क्वेश्चन में। पहले इसको मैं दिखा दूं कि ये नेक्स्ट IAS की कॉपी है, जस्ट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन और डाउट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रेंट्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैव बीन अ मेजर हर्डल इन अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्होंने टेस्ट में लिखा है, मतलब 7 मिनट्स में लिखा होगा। देखते हैं कितने पॉइंट लिखे हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे डेटा दिया इकोनॉमिक सर्वे का, फिर देखो चैलेंजेस, प्री प्रोडक्शन,
कि अच्छा ये 4 चैलेंजेस प्री प्रोडक्शन साइड के हैं। फिर प्रोडक्शन स्टेज, एक यहाँ पे और यहाँ पे 4 पॉइंट प्री प्रोडक्शन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, फिर 3 और पॉइंट। 11 पॉइंट उन्होंने सिर्फ चैलेंजेस में दिए हैं 7 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि दिमाग में स्ट्रक्चरिंग कर रखी है, राइट। तो व्हेन वी टॉक ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज हाउ वी डिस्कस इट, कि यार एग्रीकल्चर में जब भी थिंकिंग पैटर्न आए, यू डिस्कस इट लाइक दिस, कि प्री प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। जब आपके पास ये होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। एंड दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू PYQ स्ट्रक्चरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इनकी स्ट्रक्चरिंग कर चाहे आप सारे PYQs लिखो मत, बट एवरी PYQ यू शुड आइडली स्ट्रक्चर, कि यार ये क्वेश्चन आता 1 मिनट में या 2 मिनट में सोच के रखो। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरिंग में कैसे करता। जब ये स्ट्रक्चरिंग, जैसे मैंने आपको फमाइंस वाले क्वेश्चन में करके दिखाई, या ये जो हमने 3 क्वेश्चंस देखे, ये प्रोसेस हमें हर PYQ के लिए करनी है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली रिपीटेड फ्रॉम PYQs एंड 80% ऑफ द पेपर इज थीमेटिकली रिपीटेड फ्रॉम PYQs। ठीक है, तो अगर आप PYQs ही मेंस के GS के सारे अच्छे से करके चले जाओगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग कर लोगे, तो यू विल बी सॉर्टेड। और यहाँ पर यही चीज़ इन तीनों ने अप्लाई करी है। अब आगे देखते हैं। मैंने कंटेंट सीख लिया, मैंने PYQ स्ट्रक्चरिंग सीख ली, अब आते हैं हम टेस्ट सीरीज पे। दिस इज द थर्ड स्टेप। व्हेन यू हैव लर्न दीज 2 थिंग्स, देन कम टू द लास्ट स्टेप। अब आपको PYQ स्ट्रक्चरिंग आती है, आपने अच्छा कंटेंट पढ़ लिया है, नाउ प्रैक्टिस, हैव टाइम, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस स्पेस मैनेजमेंट, और इस प्रैक्टिस में आपको पॉइंट्स रिकॉल होने चाहिए। जैसे वहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर सचिन को याद था कि इकोनॉमिक सर्वे 22 में क्या लिखा हुआ है अबाउट एग्रीकल्चर, और आगे उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, लाइक इफ आई जस्ट ओपन हिज कॉपी अगेन, उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप देखोगे सब में एग्जाम्पल्स हैं कि फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि 88% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, 52% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज रेन फेड एंड देयर इज डिक्लाइन इन वाटर टेबल लीडिंग टू वाटर स्ट्रेस। तो हर चीज़ ये फिर आपको फाइनली याद भी आनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का इतना ही काम है कि आपको चीज़ें याद आएँ। तो यही 3 स्टेप्स हैं। पहले कंटेंट पढ़ो डिटेल में, अच्छा मेंस ओरिएंटेड कंटेंट, फिर PYQ स्ट्रक्चरिंग करो, और उस PYQ स्ट्रक्चरिंग को ऐसे करो कि आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हों जिस बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि 1 मिनट में इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सोचना बहुत मुश्किल है। और फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको प्रैक्टिस करो। अब आप अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करो और देखो कि आप यहाँ पे कहाँ लैकिंग हो, और जहाँ लैकिंग हो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। अब व्हाट इज़ द प्लान? यहाँ मैं प्लान बताऊंगा मेंस 2025 के लिए और मेंस 2026 के लिए भी। पहले 2025 के लिए बता रहा हूँ, बट अगर आप 2026 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस पार्ट को सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो यार, इफ़ यू हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड यू आर अपेयरिंग इन मेंस 2025, या आपको लग रहा है आपके 85+ मार्क्स आ रहे हैं और आपका मेंस हो जाएगा, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बहुत ज़्यादा मुश्किल है दैट यू क्लियर इट दिस टाइम। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट ईजी तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि द पेपर इज़ फेयरली डिफ़िकल्ट, अच्छा खासा डिफ़िकल्ट पेपर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें करनी है, राइट। तो अब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो, 6 hours a day फॉर GS, 6 hours a day फॉर ऑप्शनल, और ये जो 6 घंटे हैं इसमें यू डोंट हैव टू रीड ऑल द टाइम, 4 hours टू रीड कॉन्टेंट, 2 hours टू राइट PYQs एंड स्ट्रक्चर PYQs, ताकि आप PYQs देख सको। द अदर टाइम संडेज को राइट टेस्ट। मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, हर GS के लिए आपको मिनिमम 2 टेस्ट लिखने हैं, एसए के लिए आपने मिनिमम 2 टेस्ट लिखने हैं, और अपने ऑप्शनल के भी पेपर 1 के लिए 2 टेस्ट लिखने हैं, पेपर 2 के लिए 2 टेस्ट लिखने हैं। ये बेयर मिनिमम है इफ़ यू वांट टू बी सिलेक्टेड दिस टाइम, राइट। बिकॉज देखो, अगेन आई कैन नॉट से कि सिर्फ टेस्ट लिखे बिना टेस्ट नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी ऐसा हुआ है कि मैंने कई पेपर में टेस्ट नहीं लिखे हैं, वहाँ जाके लिखा है, एक ही टेस्ट लिखा है, काम चल जाता है। बट दिस इज़ द आइडियल वे कि अगर हमें सब कुछ करना है तो ये आइडियली हमें इतना डिलीवर ज़रूर करना चाहिए कि हाँ, हमें GS में 2 टेस्ट लिखने चाहिए फॉर ईच पेपर, एसए में 2 टेस्ट लिखने चाहिए फॉर ईच पेपर, और ऑप्शनल के हर 2 पेपर्स के लिए टेस्ट लिखने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था 2022 में, जिस ईयर आई फाइनली गॉट माई रैंक, पेपर 1 में मैंने 4 टेस्ट लिखे थे, तो मेरे स्कोर आया पेपर 1 में ऑप्शनल में 152। पेपर 2 का मैंने सिर्फ 1 टेस्ट लिखा था, मैंने आलस दिखाया, मेरी गलती थी, तो कितने मार्क्स आए? 118, राइट। GS 2 में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट कम लिखे थे तो स्कोर थोड़ा कम था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट लिखे तो मेरा स्कोर आया 115 का। तो टेस्ट हेल्प, बट टेस्ट हेल्प आफ्टर यू हैव फॉलोड दैट 3 स्टेप प्रोसेस: कंटेंट इंप्रूवमेंट, PYQ स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनली राइटिंग टेस्ट। ये है मेंस 2025 वालों के लिए। अब आपको ये 6-6 घंटे दिन में लेने हैं और संडे को टेस्ट लिखना है। बहुत ही इंटेंस होने वाला है।
एक भी दिन का ब्रेक नहीं है हमारे पास, राइट। अगर मैं आपको एक प्लान दिखाऊं ओवरऑल, तो ये जून का टाइम है, टुडे इज़ 30th, तो यहीं से मैंने प्लान स्टार्ट किया है। यहाँ पर GS1 है फॉर 2 वीक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि GS1 का यहाँ पे सारा काम हो जाएगा, दिस इज़ फॉर कॉन्टेंट ऑफ GS1। आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो। आप मॉडर्न हिस्ट्री GS1 पहले क्यों रखा है वो भी बता देता हूँ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड इट फॉर प्रीलिम्स। उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करो और यहाँ से 2 हफ्ते लो GS1 की आंसर राइटिंग के लिए। मतलब इस वीक में यू विल बी आंसर राइटिंग फॉर GS1, you will be spending 2 hours writing PYQs of GS1, but you will be studying content of GS4। तो यहाँ से GS1 पढ़ना स्टार्ट किया, अभी 3 दिन लगाओ GS1 पढ़ो, फिर यहाँ पर क्या करो, GS1 पढ़ो, 4 hours a day GS1 पढ़ो, GS1 की स्ट्रक्चरिंग करो। अब यहाँ क्या करना है, GS4 पढ़ना है दी एंटायर डे, 4 hours a day GS4 पढ़ना है, और स्ट्रक्चरिंग किसकी करनी है, GS1 की करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे साथ में स्ट्रक्चरिंग भी लिख दूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर GS1, यहाँ पे फिर लिखता हूँ स्ट्रक्चर GS1। अब इस वीक से स्ट्रक्चर GS4, देन स्ट्रक्चर GS4। तो जो आपको डे के 2 पार्ट्स हमने GS के लिए डिवाइड किए हैं, ऊपर वाला टाइम है कि क्या पढ़ना है, नीचे वाला टाइम है कि PYQ स्ट्रक्चर करने हैं। और संडेज को, एवरी सिंगल संडे वी हैव टू गिव अ टेस्ट। जैसे यहाँ पर GS1 का टेस्ट, फिर दोबारा GS1 का टेस्ट, फिर यहाँ पर 22 को GS4 का टेस्ट, 29 को GS4 का टेस्ट, इसको फॉलो करना है। 2 weeks for GS1 content, 2 weeks for GS4 content, 1 week for essay structuring, 2 weeks for GS3 content, 2 weeks for GS2 content, राइट। ऐसे और स्ट्रक्चरिंग जैसे मैं बता रहा हूँ उस हम फॉलो करते रहेंगे, राइट। ये करने के बाद जो अगस्त का मंथ आएगा, 1 वीक मैंने रिजर्व दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 वीक में हमें दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब इस पूरे टाइम में आपको 6 hours a day अपने ऑप्शनल को देने हैं। नाउ फोकस ऑन ऑप्शनल इन दिस वीक। इस वीक में ऑप्शनल के लिए फोकस करो, और 10 अगस्त को ऑप्शनल छोड़ देना, क्योंकि मेन स्टार्ट हो रहा है 22 को। और ये जो लास्ट के 2 वीक्स बचे, ये जो 2 वीक्स हैं, इसमें एक मेन सिमुलेशन आपने ज़रूर करनी है, जिसमें आप तीनों कि आप पहले एसए का टेस्ट दो, तीनों दिन आप फॉलो करो, फिर GS1 GS2 फिर GS3 GS4 ऐसे टेस्ट दो। डू अ मेन सिमुलेशन एंड कंटिन्यू रीडिंग GS इन दीज 2 वीक्स। इस टाइम पे आप ऑप्शनल को छोड़ सकते हो 10 अगस्त को। फिर यहाँ पर GS के पेपर्स होंगे, फिर ये जो 5-6 दिन होंगे जो ब्रेक होता है, यहाँ पर आप फिर इंटेंसली ऑप्शनल रिवाइज करोगे। दिस इज द शेड्यूल एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। यू आर ऑलरेडी लेट। इस बार अनफॉर्चुनेटली पता नहीं UPSC को इस बार क्या प्रॉब्लम थी हम सबसे, कि उन्होंने GS मेंस के लिए सिर्फ 2.5 महीने दिए हैं। जनरली 3.5 months होते हैं। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज द शेड्यूल यू नीड टू फॉलो। नाउ आई सिंसियरली होप कि जो लोग मेंस 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये पार्ट देखा हो। क्यों मैं कह रहा हूँ ये पार्ट देखा हो? दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। आपको 26 के लिए भी अगर एग्जाम देना है तो अभी आपका टाइम मेंस प्रिपरेशन का है। तो जो लोग 26 में मेंस दे रहे हैं उनको मैं क्या कहूँगा, पहले गेट आउट ऑफ द प्रीलिम्स माइंडसेट। क्वेश्चन लगाना आए हो रहा है नहीं हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं इंप्रूव कैसे करूँ, अभी प्रीलिम्स माइंडसेट से निकलो। बिकॉज जिन लोगों का अभी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है ना, 100+ मार्क्स आ रहे हैं, वो खुश हैं बहुत, उनसे आप 5 दिन बाद बात करके देख लेना, दे विल बी रियली इन अ फिक्स, बिकॉज इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट थिंग टू डू इन 2 months। तो अगर आपने नेक्स्ट ईयर का मेंस देना है तो एटलीस्ट इस लेवल की प्रिपरेशन रखो कि जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो तो एटलीस्ट मेरे कंटेंट और PYQ वाला काम मैं कर चुका हूँ पहले से, ताकि मैं तब सिर्फ टेस्ट लिखूँ और रिविजन करूँ, राइट। अगर 85+ हैं GS में, CSAT क्लियर हैं, तो स्टार्ट नाउ एंड फोकस ऑन ऑप्शनल फर्स्ट। अभी 2-3 दिन ऑप्शनल और GS1 को फोकस करके अपना स्टार्ट कर दो। अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द प्रीलिम्स माइंडसेट, फॉलो द मेंस 25 प्लान फॉर नाउ। मैं बताता हूँ अभी होता क्या है। जो लोग इस साल अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में उतना हाई स्कोर नहीं कर रहे, उनका भी अभी मन कर रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने का। होता क्या है यार, बॉडी में एक हार्मोन होता है बाय द नेम ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन दैट इंड्यूसेस स्ट्रेस। अभी हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन सबका हाई है, तो अभी एकदम से मन करता है कि यार अभी पढ़ लूँ, राइट। अब होता क्या है कि अभी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स वापस नीचे आएंगे, आपका वापस स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, तो आप देखोगे 15 डेज बाद, अबाउट 10 to 15 डेज लेटर, आपको मन करेगा यार अब नहीं पढ़ना, मुझे बहुत हो गया, रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। अभी ब्रेक लेने का मन नहीं करेगा, 10 दिन बाद मन करेगा। तो अभी आप क्या करो कि प्रिपेयर फॉर मेंस 25 राइट नाउ। आप इसी प्लान को फॉलो करो, ट्राई तो करो इसको एग्जीक्यूट करने की। अगर प्रीलिम्स हो जाता तो आप यही करते। देन 15 days later the results will also come. Post results I will show you a mains plan till December.
तब हम ढंग से दिसंबर तक प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट प्लान टिल दिसंबर, कि दिसंबर तक हमें मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ दिस वाज अ फ्री इनिशिएटिव आई हैड लास्ट ईयर कॉल्ड मीन्स रेडी बाय दिसंबर। आई विल डू द सेकंड वर्जन दिस टाइम, जो टेलीग्राम इनिशिएटिव होता है, लास्ट ईयर के लाइंस पे ही इसको फॉलो करेंगे और पूरी मेंस की प्रिपरेशन जैसे स्टेप में किया था वैसे ही MRBD में भी करेंगे टिल दिसंबर। बट अगेन फाइनल मैसेजेस, प्लीज गेट आउट ऑफ द प्रीलिम्स माइंडसेट। नाउ लास्ट, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है एंड यू एक्चुअली स्टक अराउंड टिल द एंड, आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज राइट इन द कमेंट्स आई हैव अंडरस्टूड, अगर आपको समझ आया तो, कि आई हैव अंडरस्टूड अ लिटिल बिट अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, या एंड दैट आई विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज होता क्या है, मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो हमें एक यूट्यूब पे स्टूडियो में ये दिखता है कि एवरेज व्यू काउंट कितना था। तो एवरेज व्यूज़ मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट के होते हैं हर वीडियो पे। तो अगर आपने एंड तक देखी है एंड यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, थैंक यू फॉर योर फोकस इन दिस टाइम ऑफ सोशल मीडिया व्हेन इट्स ऑल अबाउट रील्स एंड कमेंट्स एंड व्हाट नॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, दैट एटलीस्ट टेल्स मी कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। एंड जस्ट राइट दैट आई विल नाउ प्रिपेयर फॉर मीन्स, और लग जाओ मीन्स की प्रिपरेशन में। गेट आउट ऑफ द प्रीलिम्स माइंडसेट। अभी मन हाई होगा तो 25 का प्लान फॉलो करो, और जब आपको तब थोड़ा ब्रेक चाहिए हो, जब आपको लगे कि नहीं आई नीड टू रेस्ट अ लिटिल बिट, then you can relax a little bit, then you can relax for some time and then get back to preparing again for mains from July, right? But हमें टारगेट करना है, देखो जितना प्रीलिम्स अनसर्टन हो रहा है, हमें ऐसा टारगेट रखना है कि जब भी हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो, राइट, वी शुड बी रेडी फॉर मेंस, वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग, राइट। अभी मैं ORN में हूँ, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स दिस ईयर। सबका ये कहना है कि सर मेंस के लिए तो कभी प्रिपेयर ही नहीं किया, तो क्लियर करके प्रीलिम्स भी क्या हो गया, राइट। मेंस के लिए तो फिर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड 2 महीने में बहुत मुश्किल काम है। मैं उनको भी जो आ रहा है यहाँ पे, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि 2 मंथ्स में मेंस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू। आप कर लो, माई होप्स आर विद यू, माई विशेज आर विद यू, आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, बट मुश्किल है। तो एटलीस्ट हम वांटिंग ना रहें उस टाइम पे जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, आई होप यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट कि मेंस में क्या करना होता है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।